हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे रिफॉर्म की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाकर 38 जजेस कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया को और जजेस की जरूरत थी? क्या पेंडेंसी अब खत्म हो जाएगी? और क्या ये इंडियन जुडिशरी का बिगेस्ट रिफॉर्म बन सकता है? नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अदिति और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन टू 38 जजेस वाला रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कोलेजियम सिस्टम, पेंडेंसी क्राइसिस, जुडिशियल रिफॉर्म्स और लैंडमार्क केसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 में डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ 34 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 33 अदर जजेस थे। पर अब एक्सपेंशन के बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 37 अदर जजेस होंगे, यानी टोटल स्ट्रेंथ 38 हो जाएगी। अब सवाल ये है, गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग केस पेंडेंसी। सुप्रीम कोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है। हर साल नए केसेस फाइल होते हैं, लेकिन डिस्पोजल उतनी फास्ट स्पीड से नहीं हो पाता। इसी वजह से जजेस पर वर्कलोड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। और जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो हियरिंग्स डिले होती है, जजमेंट्स लेट आते हैं और जस्टिस डिलीवरी स्लो हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का डिसीजन लिया। दूसरा रीजन है, दिस विल रिफ्लेक्ट एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडियन जुडिशरी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 120। आर्टिकल 124 पार्लियामेंट को पावर देता है सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जुडिशरी में। अगर उसकी स्ट्रक्चर और कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरे जस्टिस सिस्टम पर पड़ता है। एंड लास्ट वन, इट आल्सो रिवाइव्स द डिबेट ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस एंड एफिशिएंसी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस रिफॉर्म के आने के बाद एक और डिबेट स्टार्ट हो गई है, जो कि है कि सिर्फ जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या? तो इसका आंसर है नहीं। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी नेसेसरी है, जैसे कि फास्ट अपॉइंटमेंट्स, डिजिटल कोर्ट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई बेस्ड केस मैनेजमेंट, रीजनल बेंचेस और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। ओवरऑल ये एक्सपेंशन से नंबर्स इंक्रीज करने का डिसीजन नहीं है, ये इंडियन जुडिशरी को मोर एफिशिएंट, एक्सेसिबल और कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रॉन्गर बनाने का डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हिस्टोरिकली कैसे इंक्रीज हुई। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, तब सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अदर जजेस थे। उसके बाद ग्रेजुअली लिटिगेशन इंक्रीज होती गई और पार्लियामेंट ने जज स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम इंक्रीज किया। जैसे कि 1960 में 11 जजेस हो गए, 77 में 18 जजेस, 86 में 26 जजेस, 2009 में 31 जजेस, 2019 में 34 जजेस और अब 2026 में प्रपोजल आया है 38 जजेस का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंटली नंबर फिक्स नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जुडिशरी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। अब सवाल आता है, एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर है पेंडेंसी क्राइसिस। सुप्रीम कोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है और डिले के मेजर रीजंस ये है, स्पेशल लीव पिटीशंस का एक्सेसिव यूज, जुडिशियल वैकेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, हाई कोर्ट अपील्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स और स्लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ एक फेमस लाइन परफेक्टली फिट होती है, जो कि है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस टाइमली नहीं मिलेगा तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स सफर करेंगे, सिविल डिस्प्यूट्स ईयर तक चलेंगे, बिजनेस अफेक्ट होंगे और पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी में रिड्यूस होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिले डेंजरस है क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 21 डिग्निफाइड लाइफ और जस्टिस, स्पीडी जस्टिस से कनेक्टेड है। सिर्फ लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ जजेस इंक्रीज करना इनफ नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन पर। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिलता है आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 हमें ये बताता है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस होंगे एज पर पार्लियामेंट में प्रेस्क्राइब, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है जज स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने की। इसी वजह से पार्लियामेंट लीगली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं करता, पर इंक्रीज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी इंटेंशनली रखी है ताकि फ्यूचर में पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है या लिटिगेशन बढ़ेगा या गवर्नेंस अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो जजेस की नंबर्स इंक्रीज किया जा सके। पार्लियामेंट स्ट्रेंथ डिसाइड करती है, लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड रहती है। अब इसका प्रैक्टिकल मैकेनिज्म समझते हैं। जज स्ट्रेंथ डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं होती, उसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। जब भी गवर्नमेंट जज स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहती है, पार्लियामेंट इस एक्ट को अमेंड करती है। 2026 में भी एग्जैक्टली यही हुआ। गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस रूट यूज किया। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट टेम्पररी लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस परमानेंट होता है। उसके बाद भी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक्सपेंशन के बाद स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सपेंशन के बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 37 अदर जजेस होंगे, यानी कि 38 टोटल जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल बेंच में काम नहीं करता है, सॉरी, ये डिफरेंट बेंचेस में फंक्शन करता है, डिवीजन बेंचेस, थर्ड जज बेंचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस मिनिमम 5 जजेस डिसाइड करते हैं।
अब जजेस इंक्रीज होने का मेजर बेनिफिट क्या है? मोर बेंचेस साइमल्टेनियसली काम कर सकेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स फास्टर होंगे, पेंडेंसी रिड्यूस होगी और जजेस स्पेशलाइजेशन भी डेवलप कर पाएंगे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशंस क्या है। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ए पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन और उनके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हाई कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 इयर्स या डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, तब वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करता, पर रिटायरमेंट एज फिक्स है जो कि है 65 इयर्स। और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट प्रोविजन प्रैक्टिकली बहुत रेयरली यूज हुआ है, मोस्टली अपॉइंटमेंट जुडिशरी से ही आती है। अब आते हैं सबसे डिबेटेड टॉपिक पर, कोलेजियम सिस्टम। अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है? कोलेजियम नेम रिकमेंड करता है, लॉ मिनिस्ट्री प्रोसेस करती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। पर कोलेजियम क्या है? कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं और नाम रिकमेंड करते हैं आगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे। कॉन्स्टिट्यू एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम वर्ड लिखा हुआ नहीं है। ये सिस्टम जुडिशियल डिसीजन से इवॉल्व हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट केसेस है, फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998। सेकंड जज केस के बाद जुडिशरी को प्राइवेसी मिली अपॉइंटमेंट्स में। सपोर्टर्स कहते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट होती है एंड क्रिटिक्स कहते हैं ट्रांसपेरेंसी कम है, अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है। और फिर आया एनजीएसी कंट्रोवर्सी। पार्लियामेंट ने एनजीएसी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए, सिर्फ सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देना इनफ नहीं है। अगर वैकेंसी फिल ही नहीं होंगी तो एक्सपेंशन का एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैकेंसी इंक्रीज करती है पेंडेंसी, डिले इन हियरिंग्स एंड वर्कलोड प्रेशर। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हेवीली अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, लाइक फास्ट अपॉइंटमेंट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, परमानेंट अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीट। और अगर अपॉइंटमेंट्स टाइमली नहीं हुई तो एक्सपेंशन सिंबॉलिक बनकर रह जाएगा सर। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जजेस को मल्टीपल प्रोटेक्शंस देता है। सुप्रीम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज 65 इयर्स फिक्स्ड है। वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर वो रिजाइन करना चाहे तो। उनकी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है और आर्बिट्ररी रिडक्शन अलाउड नहीं है। ये सेफगार्ड्स इंश्योर करता है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनकी जुडिशियल फ्रीडम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रेशर और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन भी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं जो कि है आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को टेम्पररी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कोर्ट में बैठकर केस हियर करें। लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, रिटायर्ड जज का कंसेंट होना चाहिए और प्रेसिडेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है ताकि एक्सेस वर्कलोड हैंडल हो सके, पेंडेंसी रिड्यूस करना और वैकेंसी के टाइम जुडिशरी को सपोर्ट देना। आप इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स भी नेसेसरी रहेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटायर्ड जजेस पर्टिकुलरली ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और पेंडिंग अपील्स डिस्पोज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सपेंशन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स काफी सिग्निफिकेंट है, जैसे कि फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिड्यूसिंग पेंडेंसी, मोर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, बेटर एक्सेस टू जस्टिस, जजेस पर वर्कलोड रिडक्शन और बेटर स्पेशलाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रूल ऑफ लॉ स्ट्रेटन करता है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट इंप्रूव होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी स्ट्रांग होगी। और इकोनॉमिक एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफिशिएंट जुडिशरी इंप्रूव करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट, कमर्शियल सर्टिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। सोशली भी इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है, जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट इंप्रूव होगा, सिटीजन्स को कॉन्फिडेंस जुडिशरी में बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रांग होगी और इंस्टीट्यूशनली मोर बेंचेस साइमल्टेनियसली काम कर पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस मोर फ्रिक्वेंटली हियर कर पाएंगी केसेस को। लेकिन अब क्रिटिकल क्वेश्चन, क्या सिर्फ जजेस इंक्रीज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आंसर है नहीं। मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि पेंडेंसी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में भी ह्यूज वैकेंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी कंटिन्यू कर रही है, प्रोसीजरल डिलेज भी अभी एग्जिस्ट करती हैं, एडजर्नमेंट कल्चर को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं रियल रिफॉर्म के लिए जरूरी है डिजिटल कोर्ट्स, एआई इंटीग्रेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्टर अपॉइंटमेंट्स, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, एफिशिएंट केस मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक और मेजर डिबेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूटीन अपील्स बहुत ज्यादा हियर करता है थ्रू स्पेशल पिटिशन। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह फंक्शन करना चाहिए, इसी वजह से सजेशंस आते हैं फॉर रीजनल बेंचेस, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अब। सबसे पहला है केशव नंदा भारती केस
जो कि 1973 का है। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुआ था और जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी प्रोटेक्ट हुई थी। फिर आया एसपी गुप्ता केस, फर्स्ट फर्स्ट जज केस। इनिशियली एग्जीक्यूटिव को प्राइवेसी दी गई अपॉइंटमेंट में। उसके बाद सेकंड जज केस 1993, यहाँ कोलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था और जुडिशरी को प्रेमेसी मिली थी। थर्ड जज केस केस 1998, यहाँ पे कॉलेजियम स्ट्रक्चर फर्दर क्लैरिफाई हुआ था। और फाइनली एनजीएसी केस 2015, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी स्ट्राइक डाउन कर दिया और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। ये सारे केसेस कलेक्टिवली इंडियन जुडिशरी को मॉडर्न स्ट्रक्चर से शेप करते हैं। जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन रिफॉर्म्स यहीं खत्म नहीं होते। कुछ रिफॉर्म्स जरूरी है, जैसे कि रीजनल बेंचेस स्टैब्लिश करना, एआई बेस्ड केस मैनेजमेंट, वर्चुअल कोर्ट्स, ईआई फाइलिंग्स, वर्चुअल कोर्ट्स, ई फाइलिंग्स, टाइम बाउंड हियरिंग्स, लिमिटिंग अननेसेसरी एसएलपीज मतलब स्पेशल लीव पिटिशंस को अननेसेसरी यूज ना करना, लोअर जुडिशरी स्ट्रेंथनिंग, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। कोविड 19 के बाद डिजिटलाइजेशन काफी एक्सेलरेट हुआ। आने वाले फ्यूचर में इंडियन जुडिशरी शायद हाइब्रिड कोर्ट्स, एआई असिस्टेड रिसर्च, पेपरलेस कोर्ट्स, डिजिटल एविडेंस सिस्टम यूज कर सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन 238 जजेस एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। ये स्टेप जुडिशरी पर इंक्रीजिंग प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सपेंशन से पेंडेंसी रिड्यूस हो सकती है, जुडिशियल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है और एक्सेस टू जस्टिस बेटर हो सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है, बिकॉज जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और इसी के साथ एक फाइनल लाइन जो है, जुडिशियल रिफॉर्म सिर्फ जजेस और कोर्ट्स के बारे में नहीं होते, बल्कि हर सिटीजन को टाइमली जस्टिस देने के बारे में होते हैं। अब आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कि क्या आपको लगता है सिर्फ जजेस इंक्रीज करना इनफ है, या इंडिया को रीजनल बेंचेस, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है? तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जज स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का इम्पैक्ट, कोलेजियम सिस्टम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फ्यूचर फ्यूचर जुडिशियल रिफॉर्म्स। और एक बात हमेशा याद रखें, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिर्फ कोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है 38 जजेस इनफ है, या इंडिया को और बगैर जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे लीगली अवेयर।